स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जुडिशियल रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से है। एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए हमारे जो फॉर्मर सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना सर, उनके द्वारा मेंशन किया गया कि इंडियन जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म का ज़रूरत है, जिससे सिटीजन्स का जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो इन इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स इनके द्वारा कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में मेंशन किया गया कि किस तरीके से जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में एक कॉमन पर्सन है उसका यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो अप्रोच है, एक्सेसिबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है कि कोई भी कॉमन पर्सन है आइसोलेटेड एरिया के अंदर अगर रहा करता है या वल्नरेबल सेक्शन से वो बिलोंग करता है, तो वो भी अगर अप्रोच करे तो उसको यहाँ पे ट्रस्ट रहे कि उसको जो न्याय है, जो जस्टिस है वो मिलेगा उसके केस के रिगार्डिंग में। फर्स्ट आप देखिए कि अप्रोच का जो प्रोसेस है वो इजीली होना चाहिए, यहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए। सेकंड स्टूडेंट्स इनके द्वारा डिले प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया है कि जो टू मच यहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं उसको रिड्यूस करने का ज़रूरत है। पेंडेंसी ऑफ केसेज जो डिले प्रोसेस है कि एक लंबे समय के बाद में जो आप देखिए कि जजमेंट है वो डिलीवर हुआ करता है, जब तक वो जस्टिस का जो होप है वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिसअपियर होता है किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग में। तो सेकंड यहाँ पे डिले प्रोसेस के बारे में इनके द्वारा मेंशन है कि डिलेज को रिड्यूस करने का ज़रूरत है। एक कोट है जो यूपीएससी ने ऐसे के रिगार्डिंग में भी पूछा था कि जस्टिस डिले इज़ द जस्टिस डिनाइड का एक फॉर्म है। तो आप देखिए कि अगर डिले फॉर्म के अंदर में आप डिलीवर करते हो तो वो डिनाइड का ही पार्ट है। जैसे कि आप प्रिपेयर कर रहे हो अगर प्रीलिम्स एग्जाम के रिगार्डिंग में, और आप देखिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो आपका 25 मई को आपका पेपर है, उसके बाद में भी आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। विद इन द 2 आवर का वो समय है, उसके अंदर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो आपके करेक्ट होने चाहिए। थर्ड स्टूडेंट्स इनके द्वारा मेंशन ये किया गया कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बूस्ट करने का ज़रूरत है। स्पेशली आप देखिए कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का ज़रूरत है जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। फोर्थ इनके द्वारा इंडियन जो लीगल सिस्टम है उसको हमारा इंडियन जिस तरीके का एस्पिरेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप करने का ज़रूरत है, जिसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर जो लोकल लैंग्वेज है उनको भी यूज किया जा सके, लोग अपना जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड कर सके, उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सके इन इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में। और फिफ्थ स्टूडेंट्स इनके द्वारा वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है लोकल लैंग्वेज के मेंशन के बारे में, फिर आप देखिए कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है। इनका जब टेन्योर था तो इनके द्वारा मेंशन किया गया था कि जो मोर नंबर ऑफ वुमेन्स हैं वो एज ए जज के रूप से अपॉइंटेड थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि ओनली 2 वुमेन जजेज हैं जिनका अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप से। हमारा जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पे वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी सही है, बट हायर जुडिशरी के अंदर में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है एज ए जज के रूप से वो आपको काफ़ी कम है, वो देखने के लिए मिलेगा। या किसी वुमेन सीजीआई के द्वारा सीजीआई का जो पोस्ट है उसको कैरी आउट किया गया है स्टूडेंट्स कभी इंडिया के अंदर में, तो अभी तक तो आप देखिए कि कोई भी वुमेन सीजीआई है उनके द्वारा इस पोजीशन को सर्व है वो नहीं किया गया। हमारे जो नाइबर कंट्रीज़ हैं, स्पेशली आप देखिए कि श्रीलंका है और अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी सही है जुडिशरी के अंदर में। तो हमें उन लेसन्स को लर्न करते हुए हमें बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है, स्पेशली हायर जुडिशरी के अंदर में। तो जुडिशल प्रोसेस के बारे में मेंशन था, इनके द्वारा कुछ पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं जैसे कि रिफॉर्म यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके, अप्रोच के बारे में, प्रोसेस के बारे में, और आप देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशंस का उसके बारे में। सेकंड अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में है, सदर्न इंडिया के स्टेट्स का जो कंसर्न है उसी के रिगार्डिंग में एक मीटिंग है उसको कंडक्ट किया गया था। इस मीटिंग के अंदर में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट जो स्टेट्स के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इसके अंदर पहुंचे हैं। उनके द्वारा यही कहा गया कि आने वाले जो 25 ईयर्स हैं उसके लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको फिर से फ्रीज किया जाए, जैसे कि 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था कि 2026 तक जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया था। सदर्न इंडिया के स्टेट्स का ये डिमांड है वो क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स इनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा बेटर फैमिली प्लानिंग है, पॉपुलेशन कंट्रोल के जो इनिशिएटिव्स हैं वो उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए हैं। नंबर ऑफ पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में हायर है अगर हम कंपेयर करें सदर्न इंडियन स्टेट्स के कंपेरिजन के अंदर में।
तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का एक रेशियो है, उसके बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो डिसाइड हुआ करती हैं, एरिया के वाइज नहीं होती हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का एक रेशियो है वो निकाला जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे इनको कंसर्न यही है, इनका जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन 2026 तक जो फ्रीज हैं उसके बाद में जब कंडक्ट होगा तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे रिड्यूस ना हो पार्लियामेंट के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में ये इन्फॉर्मेशन है। अब आप देखिए कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में एक बार रीड करते हैं। हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पॉपुलेशन के बेसिस पे हमारा रेशियो हुआ करता है, और आप देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है चांदनी चौक। वो है चांदनी चौक, वो अराउंड द 8 या 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसी के अंदर में कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि स्टूडेंट्स पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड आप देखिए कि हमारा जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है एरिया वाइज अगर हम डिस्कस करें तो लद्दाख का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है, जिसके अंदर में स्टूडेंट्स अराउंड द 200 प्लस कुछ किलोमीटर का एरिया है वो वहाँ पे कवर होता है उस कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में। तो इसी तरीके राजस्थान का भी आप देखिए कि आपको जो जैसलमेर का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर में मोर किलोमीटर्स एरिया के अंदर में आप देखिए कि एक रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी कम है उस एरिया के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन हमने इलेक्शन प्रोसेस एंड जुडिशियल प्रोसेस के बारे में रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि रिसेंटली एक रूमर है वो स्प्रेड हुआ था, उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। दिल्ली के जो जज हैं जिनके घर के ऊपर में कुछ कैश का जो रिकवरी है, कैश है वो मिला था, तो उसके बारे में है ये बेसिकली। 3 मेंबर का एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सीजीआई के द्वारा। वो 3 मेंबर जो जज हैं वो उनको इस कम्प्लीटली जो न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इमेज हैं वो भी रिलीज की हैं उस जेट हाउस का, कि वहाँ पे किस तरीके से कैश है वो मिला है, तो उसका इमेज है वो भी रिलीज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सार्क के पर्सपेक्टिव से है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा कहा गया है सार्क के रिगार्डिंग में कि सार्क कम्प्लीटली आप देखिए कि स्टॉप नहीं हुआ है, अभी उसका जो डिस्कस अभी पोज वहाँ पे दिया गया है सार्क को, क्योंकि पाकिस्तान का कम्प्लीटली एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। एंटी इंडिया उनके द्वारा जो एक्टिविटी कैरी आउट किए जाते हैं टेररिस्ट इंडिया के अंदर सेंड किए जाते हैं, तो सार्क के अंदर में पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। तो आप देखिए कि इसी वजह से कंटिन्यूस आपको जो मीटिंग्स हैं वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे सार्क का। इंडिया का अपोजिशन है वो टेररिज्म के रिगार्डिंग में है, टेररिज्म का एक्टिविटी आप स्टॉप कीजिए, एंटी इंडिया किसी भी सेंटीमेंट को ना कैरी कीजिए, आप अपना अपना प्रोग्रेस कीजिए, अदर कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन को मेंटेन कीजिए। तो इसी वजह से 2016-17 के समय से एक वर्ड है वो हुआ करता है सार्क माइनस पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के माइनस के बाद में जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में इंडिया ने अपना रिलेशन है उसको बूस्ट किया है। सार्क के बारे में अगर हम रीड करें 1985 के समय में साउथ एशियन कंट्रीज़ का ये जो ग्रुप है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है 1985 के समय में। कहाँ पे हुआ था ये जो ग्रुप है वो कॉन्स्टिट्यूट? ढाका के अंदर में। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। फिर आप देखिए कि इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? नेपाल का जो काठमांडू है, नेपाल का जो काठमांडू है वहाँ पे इसका सेक्रेटरीट है। और स्टूडेंट सार्क के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एक बार अगर रीड करें तो सार्क के मेंबर कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है और नेपाल है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। फिर आप देखिए कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और मालदीव है। तो इस तरीके से टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, इनको आप याद इस तरीके से भी रख सकते हो। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ से अफगानिस्तान है फिर पाकिस्तान है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान हुए। यहाँ पे आप देखिए कि श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव है, तो ये 4 कंट्रीज हुई। फिर इंडिया है, 5th आप देखिए कि इंडिया है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, तो 5th 7th हुई। और फिर हम यहाँ पे आप देखिए कि बांग्लादेश है। तो ये सार्क के बारे में था। इंडिया के द्वारा बिम्स्टेक कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है वो बूस्ट हुए हैं जो लास्ट ईयर्स के अंदर में। अभी आप देखिए कि जो डेट बांग्लादेश के अंदर में जो सिचुएशन जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में भी उनके द्वारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको मेंशन किया गया कि बांग्लादेश के अंदर उनको सिचुएशन के बारे में अवेयर था कि जो शेख हसीना मैम है उनको रिमूव करते हुए जो न्यू पॉलिटिकल फ्रंट है वो पावर के अंदर में आया है वहाँ पे।
और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वहाँ पे जो म्यांमार का जो रोहिंग्या क्राइसिस है उसका किसी भी तरीके से स्पिल ओवर इफेक्ट है वो ना पड़े, तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में है। ज्ञानपीठ अवार्ड हमारा लिटरेचर सेक्टर का ये अवार्ड है। 1961 के समय ये अवार्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और फिर आप देखिए कि फर्स्ट टाइम 1965 के समय में एक मलयालम के जो पोइट हुआ करते थे उनको ये अवार्ड है वो दिया गया था 1965 के समय। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस ईयर के बारे में तो आप देखिए कि विनोद कुमार शुक्ला जी हैं जो कि हिंदी का जो डेट लैंग्वेज से इनके द्वारा राइटिंग है वो किया गया है, इनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड है वो मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड के अंदर में क्या कैश प्राइज है वो दिया जाता है? यस स्टूडेंट्स, कैश प्रोवाइड किया जाता है। कैश के अलावा आप देखिए कि सर्टिफिकेट है, जो एक स्टैचू है, जो गोडेस सरस्वती हैं उनका एक स्टैचू है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। तो डेट इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। एक आपको यहाँ पे होमवर्क है, होमवर्क ये है कि हमारी क्या जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसी के अंदर में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है या अदर देन शेड्यूल लैंग्वेज भी जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो कंसिडर है वो किया जाता है। तो ये आप बताना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर में ये अवार्ड है वो ग्रांट होता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इंडिया और फ्रांस का नेवल एक्सरसाइज के बारे में है। जो गोवा का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे नेवल एक्सरसाइज ये कंडक्ट होगा आने वाले समय के अंदर में। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाएगा कि जो एंटी सबमरीन है उसका प्रैक्टिस यहाँ पे रहेगा बोथ नेवल फोर्सेज का। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज का जो नेम है उसके बारे में। तो एक्सरसाइज का जो नेम है वो है स्टूडेंट्स वरुणा। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, कभी कभी डिफेंस के भी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है कि वरुणा जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन से कंट्रीज के रिगार्डिंग में है। इंडिया और फ्रांस के पर्सपेक्टिव से है वरुणा एक्सरसाइज। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जजेस का एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था मणिपुर के अंदर पीस के रिगार्डिंग में। तो उनके द्वारा वहाँ पे पहुँचा गया है। वहाँ पे जाने के बाद में उनके द्वारा कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करने का ज़रूरत है पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में, मणिपुर के वहाँ पे जो पीस का इस्टेब्लिशमेंट है वो हो सके। तो 5 जजेस का जो टीम है वो पहुँचा है मणिपुर के वहाँ पे इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग में कि पीस का इस्टेब्लिशमेंट कैसे वहाँ पे कैरी आउट हो सके। एक जो जज हैं वो अदर एरिया के लिए नहीं गए जहाँ पे लोकल जो बार एसोसिएशन हैं उनके द्वारा उनको अपोज है वो किया गया था। तो ये भी यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में मेंशन था। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में जैक फ्रूट के जो इम्पोर्टेंस हैं, फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ की जो बेनिफिट हैं उसके रिगार्डिंग में जैक फ्रूट आप देखिए कि इसको किसके नाम से जानते हैं हम। हिंदी के अंदर में इसको कटहल के नाम से बोला करते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। तो जैक फ्रूट जो है ये बेसिकली स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में इसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे जो फूड के जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि फाओ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उनके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज भी किया था अर्लियर फेज के अंदर भी कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट वो इंक्रीज होंगे आने वाले समय के अंदर में तो फूड सिक्योरिटी का जो इशू है वो रेज होगा, फूड सिक्योरिटी का इशू रेज होगा। तो जैक फ्रूट एक यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर में आप देखिए कि डेट टू मच रेनफॉल है उसका भी इम्पैक्ट नहीं होता है। टू मच अगर फ्रोस्ट का कंडीशन डेवलप हो तो वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट है वो नहीं होता है। कहाँ पे उगाया जाता है इंडिया के अंदर में जैक फ्रूट? हमारे सदर्न वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं, सदर्न वेस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से हैं जिसमें आप देखिए कि गोवा भी इंक्लूडेड है, कर्नाटका का भी पार्ट है वो इंक्लूडेड है, फिर स्टूडेंट्स केरल है, और आप देखिए कि कुछ पार्ट यहाँ पे तमिलनाडु का भी है जहाँ पे मेजरली साउथ वेस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे ये बेसिकली जैक फ्रूट है वो उगाया करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हिमालयन जो फुटिल्स का एरिया है, जो हिमालयन फुटिल्स के एरिया है वहाँ पे भी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन फुट हिल्स के एरिया के अंदर भी जैक फ्रूट है वो उगा करता है। हमारे यहाँ जो एंशियंट डेट मेडिकल का जो प्रैक्टिस है आयुर्वेदा है, यूनानी है, यूनानी प्रैक्टिस जो कि आप देखिए कि सदर्न इंडिया के अंदर में है और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है वहाँ पे भी ये हुआ करती है यूनानी का जो प्रैक्टिस है। तो उसके अंदर में इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है जैक फ्रूट के बारे में। तो इंडिया है, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बेसिकली इसका मेडिसिन सिस्टम के अंदर में यूज है वो हुआ करता था। जैसे आप देखिए कि मैंगो के बारे में हम रीड करते हैं, मैंगो को बेसिकली किंग ऑफ द ऑल फ्रूट्स के बारे में बताया जाते हैं। हमारे इंडिया के अंदर तो आप देखिए कि काफ़ी अलग अलग जगह पे डिफरेंट काइंड ऑफ मैंगोज का डेट स्पीसीज हैं वो हुआ करती हैं, उनका प्रोडक्शन है वो हुआ करता है।
तो मैंगोज को जिस तरीके से बेसिकली किंग ऑफ फ्रूट के बारे में रिकॉग्नाइज करते हैं, जैक फ्रूट को आप देखिए रिकॉग्नाइज किया जाता है डॉक्टर ऑफ ऑल फ्रूट, डॉक्टर ऑफ ऑल फ्रूट्स। किस तरीके से डॉक्टर है, क्योंकि हेल्थ के इस तरीके से बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है, बेनिफिट है वो इस तरीके से प्रोवाइड करता है। वन काइंड ऑफ सुपर फूड इसको बताया गया है, वन काइंड ऑफ सुपर फूड इसको बताया गया है, जो प्रोटीन के अंदर में रिच है, विटामिन्स और मिनरल्स के अंदर भी रिच है, और प्लांट बेस्ड जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, वो इससे मिलता है। डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनको ये रिलीफ प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशनल उनको बेनिफिट है वो भी प्रोवाइड करता है, और डायबिटिक कंडीशन से जो आप देखिए कि जो बेनिफिट है वो भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। इसके स्टूडेंट्स इसके अलावा हार्ट की जो डिजीज हैं उसके अंदर भी ये इसका रिलीफ है वो हुआ करता है। तो ये इसके कुछ यहाँ पे पॉजिटिव जो बेनिफिट हैं जैक फ्रूट के। एक तो आप देखिए कि इसका वेजिटेबल के पर्सपेक्टिव से भी इसको यूज किया जाता है रो फ्रूट के रिगार्डिंग में, और ये कम्प्लीटली जब ये राइपन सिचुएशन के अंदर में होता है, जब ये कम्प्लीटली पक जाता है तो उसके बाद में इसको एज ए फ्रूट के रूप से स्वीट इसका जो टेस्ट है वो हुआ करता है, स्वीट फ्रूट के रूप से इसको कंज्यूम है वो किया जाता है। क्या स्टूडेंट जो जैक फ्रूट है वो ब्रांचेज के ऊपर में लगा करता है, तो आप देखिए कि ब्रांचेज के ऊपर नहीं लगता है, जो ट्रंक हुआ करता है, पेड़ का जो तना हुआ करता है उसके ऊपर में ये जो यहाँ पे जो प्रोड्यूस है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जैक फ्रूट के कुछ इंपॉर्टेंट अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, जैक फ्रूट एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स हुआ करते हैं उसका ये एग्जाम्पल है। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर में आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए कि यूनिसेक्सुअल जो प्लांट के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देखिए कि जैक फ्रूट है, कॉर्न है, इसमें स्टूडेंट जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट के अलावा स्टूडेंट्स कौन सा है, कॉर्न है, कॉर्न के अलावा वाटरमेलन है, पपाया है, और ककम्बर, ककम्बर का जो है वो बेसिकली इसका पार्ट है। तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स हैं उसके ये एग्जाम्पल हैं। बाईसेक्सुअल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स मस्टर्ड है, मस्टर्ड के अलावा आप देखिए कि रोज हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अदर प्लांट्स हैं वो उसके बाईसेक्सुअल के जो एग्जाम्पल हैं वो हुआ करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके जो सीड्स हैं उनको भी यूटिलाइज किया करते हैं। साउथ वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर मेजरली इसका प्रोडक्शन है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल कंडीशन इसको रिक्वायर्ड हुआ करती है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंडीशन इसको रिक्वायर्ड हुआ करती है प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से। और अगर हम सोइल का इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करें तो सैंडी, स्टोनी एंड लेटेराइट सोइल है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। सैंडी, स्टोनी और लेटेराइट सोइल है उसका यहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए इसके प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये मल्टीपल फ्रूट का भी है, एग्जाम्पल है आप देखिए कि मल्टीपल जो फ्रूट्स हुआ करते हैं उसका भी ये एग्जाम्पल को कैरी करता है। मल्टीपल फ्रूट के अंदर में आप देखिए कि जो एक लार्जर बेसिकली ये फ्रूट है वो बनता है, लार्जर फ्रूट बनता है, मल्टीपल यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो फ्यूज करके इसको क्रिएट हैं वो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को जो कैरी करता है, सिख फॉर द जस्टिस नाम से उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में अब देखिए कि इंडिया के द्वारा रायसीना डायलॉग जब कंडक्ट हुआ तो कुछ कंट्रीज से कहा गया कि उसको एज ए एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से वो उसको रिकॉग्नाइज करें। अब आप देखिए उसका बेनिफिट क्या रहेगा, किस तरीके से वो यहाँ पे जो उसका लेटर फेज के अंदर में क्या डेवलपमेंट रहेगा। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड नाम का जो कंट्री है या यूएसए है उनके द्वारा इसको एज ए एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उसके बाद में आप देखिए कि ये 5 अलाइंस का पार्ट है, 5 आईज का जो अलाइंस है उसके ये पार्ट हैं। ये कंट्रीज कौन कौन से कंट्रीज उसके पार्ट हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और कनेडा है। तो ये 5 कंट्रीज 5 आईज अलाइंस का पार्ट हैं। अब आप देखिए कि 5 आईज अलायंस का पार्ट है, तो एक कंट्री अगर यहाँ पे उसको एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करता है तो अदर कंट्रीज भी उसको यहाँ पे फॉलो करेंगे। उसके बाद में आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में इसको प्रपोज किया जा सकता है एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फिर इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके का जो फंडिंग है वो नहीं होना चाहिए, टेरर फंडिंग है वो नहीं होना चाहिए।
ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या एक्टिविटीज़ को कैरी किया गया है, यहाँ पे खालिस्तान के रिगार्डिंग में इनका डिमांड हुआ करता है, रेफरेंडम को ये कैरी आउट करते हैं। तो ये बेसिकली हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे वोटिंग डाटा के चैलेंज जो कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया गया है कि फोर्ट्स जो फॉर्म 17C है उसका इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करे पब्लिक डोमेन के अंदर में। इलेक्शन कमीशन उसको अपोज करता है। तो प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें कि ये है क्या फॉर्म 17C, आप देखिए कि हमारे जो इलेक्शन कंडक्ट के जो रूल्स हैं 1961 के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग में ये फॉर्म है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, एग्जिस्टेंस में आता है, जिसके अंदर में हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर में जो अराउंड द 10.5 लाख पोलिंग बूथ हैं वो कॉन्स्टिट्यूट हुए थे हमारी कंट्री के अंदर में जनरल इलेक्शन के दौरान में। तो आप देखिए कि 10.5 लाख जो पोलिंग बूथ हैं, हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर में ये फॉर्म है वो प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो कैंडिडेट हो या कैंडिडेट का डेट यहाँ पे जो पॉलिटिकल कैंडिडेट जो इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है उसका आप देखिए कि जो एजेंट जो हुआ करते हैं उसका उनको ये फॉर्म है वो प्रोवाइड किया जाएगा। किस तरीके का इसके अंदर इंफॉर्मेशन हुआ करता है, 2 पार्ट्स के अंदर में ये फॉर्म डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट आप देखिए कि वोटिंग के डेज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, कौन सा ईवीएम मशीन को यूज किया गया है, इवन ईवीएम मशीन के जो नंबर्स हैं वो भी मेंशन होते हैं। ईवीएम मशीन के बाद में आप देखिए कि कितने वोट हैं वो गिरे हैं, कब कब कितने वोट गिरे हैं, तो ये कंप्लीटली वोटिंग का जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसके अंदर में जो इन्फॉर्मेशन है वो हुआ करती है कि जब वोटिंग का जो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ है उसका काउंटिंग हुआ है तो उस बूथ से किस पर्सन को कितने वोट्स हैं वो मिले हैं। इलेक्शन कमीशन इस इन्फॉर्मेशन को क्यों नहीं प्रोवाइड करना चाहता है, तो इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे एलिगेशंस ये हैं कि ऑलरेडी आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन को लॉस्ट करती हैं वो कंसर्न्स को रेज करती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अपना जो पब्लिक ओपिनियन है उसको क्रिएट करती हैं कि इलेक्शन के अंदर में कोई यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है वो किया गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर फॉर्म को प्रोवाइड किया जाता है तो फॉर्म का किसी भी तरीके से उसको डैमेज करते हुए उसको चेंज करते हुए इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करेंगे और सोशल मीडियाज़ के ऊपर में उसका सर्कुलेशन हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए उसका डेट उसका आप देखिए कि मॉर्फेज इमेज है उसको सर्कुलेट है वो किया जा सकता है, जो डिस्ट्रस्ट है उसको इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट रिसेंटली स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉट्स हैं जो वापस आए हैं स्पेस से, तो आप देखिए कि उनको किस तरीके का जो रिकूप के रिगार्डिंग में किस तरीके का एक्सरसाइज है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है, वहाँ पे वो किस तरीके से अपना जो कंप्लीट डे है उसको कैरी आउट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो मेंशन है वो किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है जिसको कि यूएसए के द्वारा गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप से डेजिग्नेट किया गया, वहाँ पे ये आया है। इस तरीके से जो स्पेस फ्लाइट है वो इफेक्ट करती है एक ह्यूमन बीइंग को, तो आप देखिए कि जो माइक्रो ग्रेविटी है वो बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर में डेट चेंज है वो करती है। बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो इजीली वे के अंदर में ब्रेन के लिए फ्लो हुआ करते हैं, जैसे आप देखिए कि जो मसल्स का जो टेंशन है उसको वो रिड्यूस करेगा, बोन का जो डेंसिटी है उसको ये रिड्यूस करता है, तो लोअर करता है मसल टेंशन को, लोअर करता है बॉडी डेट बोन का जो डेंसिटी है उसको ये लोअर करता है। तो जो एस्ट्रोनॉट जो पर्सन्स हुआ करते हैं उनको एक स्ट्रिक्ट रूटीन है उसको फॉलो करना होता है, कुछ एक्सरसाइज है वो भी उनको कंडक्ट कैरी आउट करती हैं, जिससे कि उनका जो बॉडी है वो वेल वे के अंदर में ब्रेन के साथ में इंगेज है वो हो सके। तो स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि उनका एक्सरसाइज प्रोसेस के बारे में बताया गया है। फिर आप देखिए कि जब वो स्पेस के अंदर हुआ करते हैं तो उनको भी वहाँ पे जो मॉनिटर है वो कंटिन्यूस किया जाता है। उनके रिहेबिलिटेशन का भी एक प्रोसेस हुआ करता है जब ये वापस से आते हैं पोस्ट फ्लाइट के दौरान में, कि उनको ग्रेविटी के अकॉर्डिंग में जो यहाँ पे रहने के अकॉर्डिंग में जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जाए। और 45 डेज के आप देखिए कि 45 जो डेज हुआ करते हैं आफ्टर द रिटर्निंग टू द अर्थ, 45 डेज का जो समय है वो एक अनकॉमन सिचुएशन उनको हुआ करती है कि पेस ऑफ रिकवरी है उनको कैरी आउट करते हैं 45 डेज के लेटर फेज के अंदर में। तो ये कुछ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में था। एक आप देखिए कि जो न्यूज़ है वो है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसको बेसिकली यहाँ पे उसके जो प्रेसिडेंट है उसको सर्व किया जाएगा। जिम्बाब्वे का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं क्रिस्टी कोवेंट्री उनके द्वारा ये जो पोस्ट है उसको सर्व किया जाएगा। तो अभी वो इलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रिगार्डिंग में।
क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि जिम्बाब्वे के रिगार्डिंग में, जिम्बाब्वे के आप देखिए कोई एथलीट भी रही हैं वहाँ पे। जिम्बाब्वे के जो टोटल मेडल्स हैं 8, उसके अंदर में 7 मेडल्स उनके द्वारा जीते गए हैं ओलंपिक के अंदर में। तो वो यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसको हेड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लंदन के बारे में है, लंदन का जो हिथरो एयरपोर्ट है जहाँ पे फायर का जो इंसिडेंट हुआ था, तो अभी वो सेफली है, उसके ऑपरेशनल फुल्ली है, उसके बारे में बताया गया। पाकिस्तान के द्वारा आप देखिए कि कुछ जो वुमेन्स हैं जो कि बलूच राइट्स के रिगार्डिंग में अपना जो प्रोटेस्ट करती हैं उनको डिटेंड किया गया है पाकिस्तान के। वहाँ पे काफ़ी बार बलूच पर्सनस हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर उनका डेड बॉडी है वो मिला करता है। तो इस तरीके भी न्यूज़ हैं वो हुआ करती हैं वहाँ पे। रसिया में आप देखिए अनफ्रेंडली स्टेट का वहाँ पे डेट रसिया के वहाँ पे जो अटैक हुआ था उसके रिगार्डिंग में मेंशन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा सिक्योरिटी क्लियरेंस के पर्सपेक्टिव से है, जो फॉर्मर जेड प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, उनके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के द्वारा रिवोक किया गया है लीगल स्टेटस ऑफ 5 लाख जो इमिग्रेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि इजराइल के द्वारा हजीबुल्लाह का जो हैवीएस्ट स्ट्राइक है वो किया गया है सीज फायर के लेटर फेज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नवरोज के बारे में है, जो कि पारसी न्यू ईयर है वो हुआ करता है, जो कि यूनेस्को का इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है उसका भी पार्ट है। इंडिया की तरफ से आप देखिए कि नवरोज है उसको इस लिस्ट के अंदर में रखा गया है, इंडिया की तरफ से इस लिस्ट के अंदर में रखा गया है। नवरोज बेसिकली है क्या, पारसी न्यू ईयर है जो बेसिकली 21 जो मार्च का जो डे है उस समय ये सेलिब्रेट हुआ करता है। यहाँ पे इसका सेलिब्रेशन है इराक है, ईरान का जो एरिया है, या इसके अलावा आप देखिए कि जो कुर्द जो पर्सन है वो भी इसके सेलिब्रेशन को कैरी आउट करते हैं। इंडिया के अंदर में नवरोज के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि डेट मेंशन है वो मिलता है मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में, कि जब इंडिया के अंदर में हुआ करते थे, बलबन जब स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट एक रूलर हैं जो लंबे समय तक रूल करते हैं, 1266 से लेकर 1288 तक इनका रूल हुआ करता है। तो बलबन के द्वारा नवरोज का जो इंट्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर किया जाता है, बलबन जो यहाँ पे करते हैं इस पार्सियन न्यू ईयर को। इस साल आप देखिए कि जो न्यू ईयर जो इनका पार्सियन न्यू ईयर है उसका डेट सेलिब्रेशन है वो रमज़ान के साथ में भी हुआ है। तो स्पेशली जो कुर्दिस्तान का एरिया है सीरिया के अंदर में जो सिचुएटेड है, वहाँ पे आप देखिए कि नया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पावर के अंदर में आया है। तो डेट एक कोलोब्रेशन और वो वहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश वो कर सके उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो ये बलबन आप याद रखना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर में है, ये भी आप याद रखना है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे होमवर्क के अंदर पूछे गए हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।